अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो पाकिस्तानियों। आप देख तो रहे हैं जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला, लेकिन हम स्पेशल खुसूसी एडिशन लाए हैं जियो पाकिस्तान का जीते रहो, ब्रॉट टू यू बाय HPL। अच्छा जी, इसमें हमने बहुत सी बातें करनी होंगी और सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस कोरोना वायरस से हमने पाकिस्तान में क्या क्या सीखा है और बहुत सी चीज़ें, बड़ी अच्छी मुस्बत चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं अब्दुल्ला, हमारे सेलिब्रिटीज़ और हमारे जो फेमस लोग हैं वो तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, स्पिरिट्स भी हाई रखने की कोशिश करते हैं, बट ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर आल्सो डूइंग अ लॉट, तो वो भी हम आपको बताएं। यही बात इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बनाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तानियों की कहानी हम जीते रहो में आप तक पहुंचाएंगे, विच इज ब्रॉट टू यू बाय HPL। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमने इस लॉकडाउन से क्या सीखा। आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे और हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से वो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सरप्राइजेस छोड़ना नहीं है, सब कुछ अभी बता दें। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हुमा, सॉरी मैं आपकी टॉप स्टोरी काट रहा हूं, मैं आपकी टॉप स्टोरी काट रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन के माहौल में अपने अंदर जीने की उमंग को कैसे जगाए रखना है, ये हम आपको इसमें सिखाएंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। टॉप स्टोरीज। कोरोना वायरस का टेस्ट, स्क्रीनिंग, इलाज सब मुफ्त। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट का कोरोना के खिलाफ किरदार लायक तहसीन, दिल खोल कर डोनेशंस करनी चाहिए। लॉकडाउन में गैर जरूरी अखराजात कम किए, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की महंगी अशिया से गुरेज किया, बचत की आदत अपनाई। यही तर्ज जिंदगी रहा तो आवाम के साथ मईशत का भी बड़ा फायदा होगा। और गांव वालों को कोरोना मर्ज के खतरात से आगाह किया। सैनिटाइजर्स पहले खुद बनाए फिर इस्तेमाल कराए। उकाड़ा के नौजवान अब्दुल्ला ने बड़ा काम किया है। ज्वाइन किए इस वक्त SIUT में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सुनील कुमार डोडानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। आपके इदारे का सेहत और फलाही कामों में एक बहुत बड़ा नाम है। कोरोना के मरीजों के लिए भी आप बहुत काम कर रहे हैं, अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है। क्या सर्विसेज इस वक्त आप ख़ास तौर पर कोरोना के लिए दे रहे हैं, उससे ज़रा आप हमें आगाह कर दें। SIUT ने जैसे ही कोरोना का ये वबा शुरू हुई थी, आउटब्रेक शुरू हुआ था, तो मार्च से ही हमने अपनी कोरोना की आउट पेशेंट क्लिनिक शुरू कर दी थी, जिसमें हम मरीज़ आता था, उनको हम उस वक्त की WHO गाइडलाइंस के हिसाब से असेस करते थे कि उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, टेस्ट हो जाता था, फिर हम बताते थे पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, फिर हमने देखा कि उसमें बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो सिक होते हैं, इतने ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं कि वो घर नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमने अपना कोरोना का वार्ड भी शुरू कर दिया, आइसोलेशन वार्ड शुरू किया, जहाँ मरीज़ को दाखिल करते थे और वहाँ पर हमने उनको ऑक्सीजन वगैरह जो भी देना पड़ता था, इलाज करते थे। फिर उसमें लगा कि उसमें मरीज़ बहुत सिक होने लगे, तो अब उनको ICU की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर हमने अपना एक पूरा ICU कोरोना की एक्टिविटीज़ के लिए वक्फ कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास कोरोना OPD मौजूद है, जिसमें मरीज़ आता है, अपनी असेसमेंट कराता है और उसकी टेस्ट हो जाती है, और यूजली हम लोग 24 घंटे के अंदर मरीज़ को रिजल्ट्स इन्फॉर्म कर देते हैं। जो दाखिल हो जाते हैं मरीज़, उनके लिए वार्ड मौजूद है, जिसमें तकरीबन 48 बेड अवेलेबल हैं, और हमारे पास तकरीबन 12 बेडेड कोरोना का ICU भी अवेलेबल है। डॉक्टर सुनील, कोरोना के इब्तदाई दिनों से ही आपका इदारा बहुत मुतहर्रिक रहा है, पायनियर्स में से था कराची में, जहां सबसे पहले ये इलाज और टेस्टिंग शुरू हुई। तो क्या आपके पास तमाम सहूलतें और अमला वगैरह मौजूद है, और इस वबा का मुकाबला किस तरह से कर रहे हैं आपका स्टाफ भी? कोरोना के लिए स्पेसिफिक स्टाफ अपनी दूसरी रूटीन एक्टिविटीज़ से निकाला, और वो लोग क्योंकि हमारे ट्रेंड थे, हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट था, जो उसकी पूरी प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, जो एक नर्स, स्टाफ, डॉक्टर, स्वीपर, जिस भी एक्चुअली अमले को चाहिए होता है, वो हमने उनको प्रोवाइड किया, ताकि वहाँ जाके एटलीस्ट जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप को सेफ़ फील करें और वो लोग बीमार ना हों। तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात के भी आप बड़ी अच्छी तरह अवेयर होंगे कि तिब्बी शोबे से मुंसलिक दीगर इदारे भी अपनी रहनुमाई के लिए आपकी तरफ ही देखते हैं, तो अस्पतालों को अपनी खिदमात का दायरा कार बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो उसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने स्टाफ की कमिटमेंट चाहिए,
उनको जो इसके लिए हिफाजती चीज़ें चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे उनको प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो आपका साथ दे सकें कोरोना के मरीज़ों के इलाज करने के लिए। तो दूसरी अस्पतालों को भी ये करना चाहिए कि स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लें, उनको जो उनकी हिफाजती चीज़ें हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको पूरे प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो कॉन्फिडेंटली इनका इलाज कर सकें और इस वबा में वो अपना हिस्सा ले सकें, क्योंकि ये वबा देख रहे हैं जिसलिए वैसे बढ़ती जा रही है, तो उसमें अपना पार्ट प्ले कर सकें। और डॉक्टर साहब, हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी बारहा ये कह रहे हैं, कोरोना से बचने की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम सब पे है, आवाम पर आ गई है। शहरियों को क्या करना चाहिए, किस तरह से कोरोना से बचना है? कुछ अब हम तो कहते ही रहते हैं, हो सकता है आपका मशवरा कुछ लोग और से सुन लें। अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है, तो आप खामखा में गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना घूमें। ये टाइम नहीं है कि हम लोग घूम रहे हैं बगैर किसी वजह के। दूसरा, अपने मुंह और नाक को ढांप के रखें कि हमें जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा लें। अच्छा, आम आदमी के लिए कपड़े का मास्क भी बहुत सफिशिएंट होता है, तो कपड़े का मास्क लगाएं। वो जो सर्जिकल मास्क है वो एक्चुअली हॉस्पिटल में जो हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेस, उन सब के लिए ज़रूरी होता है। आपके लिए कपड़े का मास्क। और रश वाली जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, मतलब अपने आप को, जो भी आपके करीबी लोग हैं उनसे आप एटलीस्ट अपना 3 फीट का फासला ज़रूर रखें। तो अगर आप, जैसे अब मार्केट्स खुल गई हैं, अब जा भी रहे हैं, तो यही वाली एहतियाती तदाबीर हैं। अपने नाक कान को ढाँप के रखें, गैर ज़रूरी तौर पे ना घूमें, और जगह रश वाली जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करके 3 फीट का फासला रखें दूसरे लोगों से। आवाम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना है ताकि हम इस वबा को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर सुनील आपने, और ख़ासतौर पहली बात पे मेरा ख्याल है कि हम रुक जाएं कि गैर ज़रूरी अगर आपने बाहर नहीं जाना तो ना जाएं, तो ये असेस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक फ़लाही इदारे को हर वक्त आवाम की मदद ऑब्वियसली चाहिए होती है, ख़ास तौर पर इन दिनों में आपको कितनी फ़ंडिंग चाहिए और शहरी आप तक कैसे पहुँच सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं, ये भी इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग गुर्दे का हॉस्पिटल है, तो पिछले साल हमने तकरीबन 30 लाख से ऊपर लोगों का इलाज किया है एक्चुअली, और हमने इस वबा में भी अपना पार्ट प्ले किया कोरोना का। तो आवाम आगे आके हमारी मदद कर सकती है, और इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन अवेलेबल है जिसका नंबर है 021-111-366-283। इस पे कॉल करें, हम हमारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे घर से भी डोनेशन ले सकते हैं, आपको बैंक की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बैंक में कर सकते हैं। तो इसी तरह SIUT की आवाम मदद कर सकती है इस एक्चुअली गंभीर मसला जो फेस हो रहा है, क्योंकि SIUT अपना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार डुडानी हमारे साथ मौजूद थे। SIUT वैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात से सब वाकिफ़ हैं। अगर आप भी दिल खोल कर डोनेशन करना चाहते हैं तो SIUT एक बेहतरीन मुस्तहक अदारा है जहां आप डोनेट कर सकते हैं। ना सिर्फ डायलिसिस वगैरह मुफ्त करता है ये नादार और मुफ्लिस मरीजों का, बल्कि अब कोरोना का इलाज भी इसी तरह किया जा रहा है। अब तो हर चीज़, कोरोना वायरस हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग, तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो इदारे पहले भी बड़े अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट अपना जो ऑपरेशंस हैं वो कोरोना वायरस की तरफ लगा दिए हैं, एंड दिस इज वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा जी, हुआ आपने सुना है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ, तो फिर ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने स्पेन से अच्छा जी, आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर है, खासतौर पे यूरोप तो बहुत ही ज़्यादा, और स्पेन में भी 2.5 लाख अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लेकिन अब उम्मीद की ये बात है कि इनमें से 1,80,000 अफराद यानी 67% इनको कहेंगे वो सेहतयाब हो चुके हैं। अब्दुल्ला, जो कि दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे यूरोप में डेथ रेट ज़रा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द एशिया, लेकिन इन्हीं में एक खातून हैं जो लोग सेहतयाब हुए हैं, मारिया, और स्पेन की मौमर तरीन ये खातून हैं। इनकी उम्र कितनी है? 113 साल। तस्वीर तो हमने आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि टीवी में जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर, ये लगती नहीं है 113। एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रहा था कि आप इन्हें कह सकते हैं कि ये 75-80 की होंगी, एंड अ वेरी गुड 75-80 ईयर ओल्ड। यस, क्योंकि हमने देखा है इसके अलावा भी लोग जो कि 100 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है, वो लग रहा होता है कि 100 साल से उम्र है, लेकिन ये माशाल्लाह शी लुक्स क्वाइट फ्रेश एंड यंग। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो हैं मारिया, इनका नाम है, मारिया ने कोरोना वायरस को शिकस्त बिल्कुल दे दी है, और मार्च में बुजुर्ग खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। तो लिहाजा जी 113 साल मारिया ने ना सिर्फ कोरोना को मात दी, बल्कि वो
1918 के स्पेनिश फ्लू को भी सरवाइव कर चुकी हैं। सो वहां से भी निकल आई हैं और अब 2020 के कोरोना वायरस से भी नबर्द आजमा हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं। एंड नाउ शी इज हेल्दी एंड सेफ एंड बैक टू हर। वैसे तो कोई हम नहीं चाहते कि इनका रिकॉर्ड बनाया जाए कि जी ये 213 में क्या कर रही होंगी एंड ऑल दैट। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन कोई और वबा और बीमारी ना आए हमारी तरफ। ये बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग दुआ है, बिकॉज दिस हैज़ बिन क्वाइट एन आई ओपनर। ये कोरोना वायरस इससे तो बिल्कुल दुनिया बदल के रख दी है और इसमें से बड़ी अच्छी चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं इफ़ यू वांट टू। इनफैक्ट ज़्यादातर अच्छी ही निकाली जा सकती हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्टार आसाम उल हक कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान। आपने आसाम को आसाम कब से कर दिया है? अच्छा, आसामुल हक। आसामुल हक। आसामुल हक। मैं तो इन्हें आसामुल हक ही कहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। चलिए आज हम आसाम कर देते हैं। It starts with A, so I start with Assam. Well, we could say Abdullah in many different ways as well, क्योंकि that starts अच्छा, जो नेकी का काम कर रहे हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। आसाम उल हक अब इस नेक काम में दुनिया टेनिस के नामवर खिलाड़ी रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच और दीगर के साथ काम करने आगे बढ़ रहे हैं और इन नामवर खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें अतिया की हैं। हुमा, अच्छा जी, तो इनमें से जी आपको बताएं कि इनसे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो एहसाम उल हक को दी जाएगी और एहसाम उल हक ने बताया कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने उन्हें अपना रैकेट अतिया किया है, डोनेट किया है, विच इज़ ग्रेट। एहसाम उल हक अब तक 2000 खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं, मजीद 10,000 खानदानों में राशन की तकसीम का इरादा भी रखते हैं। तो लिहाजा देयर इज अनदर एवेन्यू इफ़ यू वांट टू डोनेट। तो एहसाम उल हक इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। और सोचिए सानिया मिर्जा टाइप स्टार्स जब अपने रैकेट्स डोनेट करते हैं और जब वो ऑक्शन होंगे तो उन पे मेरी क्या बात सुने, सानिया मिर्जा तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त स्टार हैं, लेकिन रॉजर फेडरर और राफेल नडाल की अगर को भी अगर मैं कहता हूँ कोई उतारा हुआ पुराना बैंड भी मिल जाए ना लोगों को, तो दे विल गो क्रेजी फॉर इट। आई एम श्योर पीपल वुड बी विलिंग टू पे as much as they can. And I'll tell you why हम ये क्यों कह रहे हैं कि लोग वाकई क्रेजी होते हैं और दे देते हैं जब किसी स्टार को इतना पसंद करते हैं। बिकॉज जो रॉक स्टार्स वगैरह है ना, उनकी बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन जब कोई च्युइंगम रैपर इस किस्म की चीज़ें भी ये वगैरह पे ऑक्शन हुई हैं और लोगों ने कितने डॉलर दे के खरीदी हैं। अच्छा जी, सैनिटाइजर की बोतल ऑक्शन करना चाहता हूं। Nobody is buying that, please. Sorry. अब buying that के फेंक ही देगा कोई। मौसम का हाल बताएं जनाब। फ़ज़ाई आलूदगी में आपको पता है कमी हुई है और अच्छी बात आपको ये बतानी है, आपके इर्द गिर्द आप नेचर तो थोड़ी महसूस कर ही रहे होंगे। थोड़ा दिन पहले जो सुपर मून आया था वो भी कितना विजिबल और क्लियर था। कराची में मई में पड़ने वाली रवायती गर्मी ज़रा कम करती है इस एयर पोल्यूशन ने, लेकिन आई वंडर 2 दिन से जो हाल हो रहा है क्या बनेगा। देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम है, बल्कि हम आपको बता देते हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रवा मई में कम गर्मी पड़ी है और बाकी दिन भी मई का मौसम जो है वो कमोबेश ऐसा ही रहेगा। कराची वालों के लिए महकमा मौसमियात ने ये अच्छी खबर दी है। बाय द वे, अच्छी खबर में काउंट होती है और कराची में मई को गर्म तरीन महीना समझा जाता है। फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची, मई हैज़ बिन वेरी वेरी हॉट ऑलवेज। पिछले 5 साल से मैं कहूँगी क्या 5 से 6 साल से एक्चुअली मई में मुसलसल आपको पता है हीट वेव आई है, एवरी ईयर आई है और शुरू में जो हीट वेव आई थी उसने तो 2000 अफराद की जान भी ली थी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि रवामा गर्मी की शिद्दत ज्यादा नहीं है, इस साल मौसम काफी बेहतर है। लॉकडाउन के बायस सनतें बंद रहीं, ट्रैफिक में कमी से आलूदगी में कमी आई है, जिसके बायस हीट वेव नहीं हुई है। और डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 मई तक दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहेगा, विच इज बेरेबल, बर्दाश्त के काबिल। लेकिन एक्चुअली इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची का टेंपरेचर इज 35। अच्छा, बाय द वे, व्हिच इज नॉट बैड, मतलब इट टेंड्स टू गो अ लॉट हायर देन दिस एज वेल। ये सारा सिस्टम हमें क्या बताता है? ये सारा सिस्टम हमें ये बताता है कि अगर हम अपनी सरगर्मियों में ज़रा एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी तौर पर ईंधन को ना जलाएं और ज़ाहिर है जो काम है वो तो करना ही है, लेकिन वी हैव टू मेंड आवर वेज ऑफ लिविंग। एंड आई थिंक, देखिए वही मैं बात बता रही थी, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सामने आ गई हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। ये इन्वायरमेंट जो आपका बेहतर हुआ है ना, और ये तो हम आपको पाकिस्तान की थोड़ी 1-2 एग्जांपल्स दे रहे हैं, बट द वर्ल्ड ओवर इफ यू सी तो एक सिग्निफिकेंट बेहतर असर जो है वो पड़ा है। लोग आपको इतना ज़्यादा अपनी साइकिलों पे फिरते हुए नजर आते हैं और ग्रोसरी भी साइकिल पे ही कर लाते हैं, तो फिर पहले क्यों नहीं हमें यह ख्याल आया? और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा जी, मौसम के हवाले से और कराची के मौसम के हवाले से डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है, बल्कि पूरे मुल्क का ही पूछ लेते हैं आपसे। तो
सरफराज साहब, ये गर्मियों के अरूज का महीना होता है मई, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों से तो हमने देखा है कि बिल्कुल हीट वेव होती है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन दिस मंथ। तो इस मरतबा हीट वेव की शिद्दत कितनी कम नज़र आई है, थोड़ा सा आप अगर डिफरेंस हमें बता सकें। जी बिल्कुल, मई और जून दोनों महीने रवायती तौर पर गर्म महीने होते हैं कराची में। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर भी हाई होता है, 35-36, तो इन दोनों महीनों का 35.5 या 4 एवरेज टेम्परेचर है। और फिर ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, दिन के औकात में 50 से 60% और सुबह के औकात में ख़ासकर 80% के अराउंड हुआ करती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहता है जनरली। इस साल तो खैर अभी तो 12 दिन गुजरे हैं मई के जो निस्बतन बेहतर गुजरे हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेम्परेचर हमने ऑब्ज़र्व नहीं किए, सिवाय 2-3 दिन के 5 से 7 मई में एक मॉडरेट हीट वेव टाइप कंडीशन थी, जिसमें 37, 38 और 40 तक टेम्परेचर गया था। अच्छा सरदार सरफराज साहब, बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आई? हमने तो अपने तुक्के लगाए हैं कि ज़रा पोल्यूशन वगैरह कम हुई है, इसलिए माहौलियाती तब्दीली है। आपकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो ये है कि वेस्टर्ली सिस्टम्स तवातर के साथ पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं और उसके इन्फ्लुएंस में साउथ वेस्ट फ्लो डोमिनेंटली प्रिवेल किया है कराची के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा। दूसरी वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है ह्यूमन एक्टिविटी कम रही है, और कराची शहर में आपको पता है कि मिलियंस जो है दिन में व्हीकुलर ट्रैफिक रहती है, इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन भी कम हुई है। और जाहिर है कि दिन के औकात के टेम्परेचर में भी किसी हद तक कुछ कमी पड़ी होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रैफिक कम रही है, आलूदगी कम रही है ऑब्वियसली, इसीलिए इतना अच्छा जो है हम फ़र्क भी देख रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर अगर हम यही चाहते हैं कि हमारा मौसम ज़रा बेहतर हो, हमारी इन्वायरमेंट बेहतर हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक आई कैन गेस द आंसर, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे। जी देखिए, लॉकडाउन की वजह से बेहतरी तो आई, उसमें पोल्यूशन का लेवल कम रहा और इसी वजह से टेम्परेचर भी एक लिहाज से कम रहा, लेकिन इसको बाकायदा स्टडी करने की ज़रूरत है कि इनका डायरेक्ट आपस में कोई लिंक एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये तो अभी हम मतलब इब्तदाई तौर पे ये बात कर सकते हैं। लॉन्ग रन बेसिस पे हमें ये करना पड़ेगा कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जाहिर है कि जो बहुत एफिशिएंट फ्यूल होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल गाड़ियों में वो इस्तेमाल करें, ट्रैफिक का दबाव इसी तरह से कम रखें। अगर ये बात हो सके, जैसे लॉकडाउन के एक्सपीरियंस ने हमें ये बात सिखाई है कि महीने में एक आध दिन ऐसा किया जाए कि जिसमें नो कार्स, नो ट्रैफिक एट रोड्स, और इस तरह की मतलब काम और क्वाइट कंडीशंस अगर महीने में एक आध दफ़ा हम उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो शायद कुछ बेहतरी आए। एक इसका ये भी तरीका किया जा सकता है। और दूसरी ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल और इंडस्ट्रीज़ में जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उन सब पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। और बाय द वे ये जो आइडिया था ना कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जिस तरह कितनी यूरोपियन मुल्क हैं जहां हफ्ते में 1-2 दिन आप ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद होती है, गाड़ियां नहीं जगहों पे लेके जा सकते। मतलब इस किस्म के मेजर्स लिए हैं मुल्कों ने, क्योंकि ज़मीन को जब सांस देने का आप मौका नहीं देंगे तो फिर ज़मीन खुद ही कुछ करती है, और जो हुआ वो हमारे सामने है, इसलिए हमें खुद ही इसका ख्याल करना होगा। हमें एक ब्रेक लेनी है। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान का स्पेशल एडिशन जीते रहो, ब्रॉट टू यू बाय HPL। ब्रेक के बाद मिलते हैं। See you. हदीका कियानी ने अभी हमें ज्वाइन भी किया है। और हदीका, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग एंड फॉर जॉइनिंग अस। हम थोड़े से स्पीचलेस हो गए हैं इधर, क्योंकि हमने देखा है बहुत से सेलिब्रिटीज़ इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को वट एवर दे आर डूइंग। लेकिन आपने क़िरात कुरान की है और बहुत ही मुख्तलिफ है, तो इस तरफ ध्यान कैसे आया? देखिए, इस लॉकडाउन में मैं कुछ अपनी मेमोरीज़ के बारे में सोच रही थी, बचपन की यादों के बारे में सोच रही थी। तो उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यादें ये हैं कि मैं स्कूल के टाइम पे और इवन कॉलेज के टाइम पे जो है, मुझे स्पेशल ओकेजन्स पे, सेरेमनीज़ पे मुझे कहा जाता था कि आप तिलावत करें। तो मैं बहुत सी आयात की तिलावत करती थी। तो ये रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, मुबारक महीना है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आई कि मुझे जो है वो कुछ बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहिए और सूरह रहमान पढ़नी चाहिए। उसकी कुछ आयात मैंने पढ़ी हैं, आप सुनिएगा। उसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ फ्राइडे को, जुमे के दिन। तो अल्लाह ताला रहम करे। 1 से 13 तक की आयात मैंने पढ़ी हैं, सूरह रहमान है, और आवाज़ से ज़्यादा दिल से पढ़ा है।
और वो दिल जो से ही निकला है, दिल से पड़ा है वो दिल तक पहुंच भी रहा है। हदीका, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के दिनों में एक एहसास ये भी है, बहुत से लोगों में रूहानियत का एहसास उजागर हुआ है, बहुत से लोगों का अपने रब से कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, और ये एहसास हुआ है कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ पे कुदरत नहीं रखते, अपने करीबी लोगों और ज़िंदगी की अहमियत ज़्यादा नज़र आई है। आपके क्या ख्यालात रहे? कि रूहानियत के करीब आना जो है उसका लॉकडाउन के साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं मैं करूँगी। वो इंसान वैसे भी कई दफ़ा सेल्फ़ आइसोलेशन में जाता है, ये लॉकडाउन हो या ना हो, और अपनी रूह से कनेक्ट करना और अपने रब से कनेक्ट करना और अपने प्यारों से कनेक्ट करना जो है वो एक ज़िंदगी का हासिल होना चाहिए, क्योंकि हम वाकई अपनी लाइफ के अंदर बिज़ी हो जाते हैं और अपने कामों के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें वो छोटी छोटी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना उनको हम मिस आउट कर जाते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है कि उन चीज़ों की रियलाइजेशन जो है वो जितनी जल्दी आपको लाइफ में आ जाए उतना ही बेहतर है। हदीका, बल्कि आइसोलेशन के इन दिनों में हमें लगता है कि लोग अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, शायद समथिंग दैट दे हैड प्लान टू डू बहुत अरसे से, दिस इज़ द टाइम टू डू इट। तो आप क्या मशवरा देंगी, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या चीज़ है जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा पीसफुल होती है? देखिए, लाइफ को बेहतर करने के लिए जो है मशवरा यही दे सकती हूँ मैं कि आपका विल एंड डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी नीयत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए, और इसमें कोई एज और स्टेज ऐसी मखसूस बात नहीं है कि आप इसी एज में जो है अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ असेस किया है इस लॉकडाउन में, अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है, बहुत सी नई ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो वो नहीं करते थे, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग और साथ में कुकिंग, ड्राइविंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें, और इवन सोशल वर्क कर रहे हैं लोग, ज़कात दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। तो राइट पाथ के ऊपर जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नीयत की ज़रूरत है और आपकी विल की ज़रूरत है, और जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है कोशिश करें कि वही करें। बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हदीका, बेशक ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा लगा। देखिए, ये हम आपको दिखाना भी चाहते थे, हदीका से बात भी करवाना चाहते थे, आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहते थे, ताकि आपको पता चले देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एज वेल। हदीका भी बहुत सी चीज़ें सजेस्ट कर रही थी। अब्दुल्ला, एक मैं डालना चाहूँगी, रीडिंग। बहुत से लोग होते हैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, किताब उठा के पढ़ना कितना अरसा लगेगा, क्या होगा, एक दफ़ा घुस जाओ तो हो भी जाता है, लेकिन दिस इज़ परहैप्स द टाइम दैट यू कुड पिक अप अ बुक एंड रीड। अच्छा, और एक और मैं अपनी तरफ से सजेशन डालना चाहता हूँ कि हम लोग, जाहिर है वैसे रमज़ान तो है ही, कुरान के नाजिल होने का महीना, बहुत से लोग कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये किताब जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए दी है, ज़िंदगी में आपने कोई किताब पढ़ी है ऐसे जिसको आप समझते ना हों और पढ़े चले जा रहे हों? लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं, मुझ समेत, जो शायद उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते इस किताब की। तो आप कुरान पाक को ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ भी पढ़ना शुरू करें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग न आए। ज़बरदस्त। तो ये भी बड़ा अच्छा टाइम है ये काम करने का। अच्छा जी, आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि चीन के बाद फ्रांस में भी 8 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन के बाद स्कूल्स खुल चुके हैं जी। तो स्कूल्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं और फ्रांस भर में स्कूलों में पहले दिन रियाजी या तारीख के बजाय बच्चों को वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की अहमियत का सबक दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप देख सकते हैं, अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। जो टीचर्स वगैरह है ना, हुमा, मुझे कुछ मास्क लगाए हुई नजर आ रही थी। फ्रांस के स्कूलों में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ ये वीडियोस जो हैं अब सामने आई हैं। लेट्स सी कि क्या होता है बाकी दुनिया में, लेकिन यस, फ्रांस ने ये स्टेप लिया है। लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि सारा कुछ बहुत कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ तो एट टाइम्स बच्चों में एक हमारे ज़माने में तो थे ऐसे स्कूल, हुमा, जिस एक क्लास में 60-65 बच्चा होता था। बिल्कुल अब्दुल्ला, आई डोंट वांट टू पुट अस डाउन और एनीथिंग, लेकिन मैं इनकी क्लासरूम में ये जो 6 बच्चे थे ना, देख के मैं हैरान हो गई थी। हमारा 6 into 60 कर दें आप कि हमारा इतना बच्चा होता है कि क्लास में, तो आई डोंट नो हाउ।
कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह की जा सकती है। खैर एनीवे अभी ये हमारी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक तो हमारे स्कूल्स बिल्कुल बंद हैं और कोई खुलने का भी कोई अभी तक टाइम नहीं दिया गया, तो लिहाजा हाँ माशाल्लाह हमने बाजार खोले हैं तो वहाँ पे आप देख लें क्या सूरत हाल है। अपना ख्याल कीजिए, दूसरों का ख्याल कीजिए और देखते रहिए HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। हम कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। दिस इज अ स्पेशल एडिशन ऑफ जियो पाकिस्तान और हम इसमें आपको बताएंगे, सिखलाएंगे और इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह आपने इस मुश्किल माहौल में जीने की उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना। ज़बरदस्त आपने बात की और बल्कि हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी भी है आपको बताने के लिए। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ आगाही के लिए उकाड़ा के नौजवान ने ज़बरदस्त काम किया है जी। वायरस से लाइल्म अपने गाँव वालों में खुद सैनिटाइजर्स बनाकर बांटे हैं। सोचें ज़रा कि इतनी थॉट प्रोसेस है इस लड़के का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से के पहले मुतासरा शख्स की तस्दीक हुई तो मेडिकल के तालिबे इल्म अब्दुल्ला इनका नाम है, अपने गांव वापस गए थे और उनका बसीरपुर नामी गांव पंजाब के ज़िला उकाड़ा में वाक़ है। गांव वापसी के बाद अब्दुल्ला ने चंद रिसर्च पेपर्स पढ़े और फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी और इसके बाद उन्होंने घर पर हैंड सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिए और इसके बाद वो सैनिटाइजर की तकसीम के साथ साथ लोगों को वायरस से बचने के बारे में भी आगाही दे रहे हैं। उकाड़ा का ये नौजवान अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने वक्त दिया। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा, जाहिर है इस चीज़ का ख्याल बहुत से लोगों को आया होगा लेकिन मुश्किल काम है इतने बड़े पैमाने पर यह हैंड सैनिटाइजर्स बनाना, लोगों में तकसीम करना और पर्टिकुलरली गाँव में जहाँ लोगों को ज़रा समझाना भी पड़े आपको, वहाँ पर यह आपने जिम्मेदारी उठाई। तो ये किस तरह से बने सैनिटाइजर्स और रबिंग अल्कोहल वगैरह ज़रा मुश्किल से मिलता है यहाँ पे, सामान कहाँ से मिला? बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को कोविड-19 के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करूँ लोगों में और उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने पे आमादा करूँ। जिन दिनों में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तो उन दिनों जुमा के इज्तिमा भी हो रहे थे, कारोबारी मामलात भी चल रहे थे, तो लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता था। चूँकि कोरोना वायरस हाथों के ज़रिए फैलता है तो हाथों को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बेहतर तरीका तो डिसइंफेक्ट करने का साबुन ही है, लेकिन साबुन हर वक्त हर बंदा अपनी जेब में नहीं कैरी कर सकता, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने सैनिटाइज़र बनाया। मार्केट में चूँकि सैनिटाइज़र शॉर्ट था और अगर अवेलेबल था कहीं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लाइक 30 ml की सैनिटाइज़र की डिटॉल की बॉटल 450 के राउंड अबाउट मिल रही थी बाज़ार में और ये एक आम बंदे की पहुँच से चीज़ बाहर है। तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया ताकि वो अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रख सकें। इसके अलावा हम लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सर्वे किया कि आया कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं या नहीं की, तो हमें मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की। तो फिर सबसे पहले हमने हेल्थ यूनिट को ये सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया बसीपुर के सराउंडिंग में भी, और फिर जो हेल्थ यूनिट के साथ हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे जिनमें पुलिस स्टेशन और टाउन कमेटी है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया। कोई भी जंग हथियार के बगैर नहीं लड़ी जा सकती, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि हम उन लोगों को ये प्रोवाइड करें ताकि वो अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रख सकें। इसके साथ साथ मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सैनिटाइज़र बनाना, सिर्फ आपको अपने नॉलेज को प्रैक्टिस में लेकर आना है और अपनी मदद के तहत आपको अपना काम करना है। ज़बरदस्त, कुछ चीज़ें तो हमें समझ आ रही थी और आप बता भी रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब अब्दुल्ला आपको लोग देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे और बनाना भी चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमें बता दें कि ये सैनिटाइजर्स एग्जैक्टली आपने किस तरह बनाए, सामान आपको कहाँ से मिला, खर्च कितना आया, ये ज़रा डिटेल्स प्लीज़ शेयर करें। सैनिटाइज़र प्रिपेयर करने के से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की जिसमें मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी और एक तो अमेरिकन जर्नल्स के पेपर भी देखे कि वो लोग सैनिटाइज़र कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स मैंने लिए जो कि एलोवेरा जेल थी हमारे पास, कवार गंदल के पौधे से हमें मिलती है एलोवेरा जेल। उसके साथ हम लोगों ने ऐड किया सुपर पाइल अल्कोहल, डिटॉल, लीमू और अर्के गुलाब। तो इन सब अज्जा को मिला के हम लोगों ने सैनिटाइज़र बनाया था और ये सब सामान जो है हम लोगों ने बाज़ार से ही ख़रीदा था। सिर्फ एलोवेरा जेल जो कि हमारे पास ख़ुद दस्तयाब थी वो हम लोगों ने बाज़ार से नहीं ली, बाकी तमाम चीज़ें हम लोगों ने बाज़ार से बाई की थी और जो कॉस्ट हमें आई है वो राउंड अबाउट 100 ml की बॉटल के ऊपर हमें 35 to 40 रुपीज़ और लीटर पे आप कर लें कि 350 से 400 रुपये का खर्चा आया है, जो कि बहुत ही इकनॉमिकल है और जब आपने मैसेज को डील करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है।
बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने जो अपनी रेसिपी है ये सबको बता दी है, ताकि वो लोग जो ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत महंगे भी हैं सैनिटाइजर्स, वो ये बना सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। अच्छा, आप ज़ाहिर है ये सैनिटाइजर्स वगैरह तो बना के बता ही रहे हैं, लोगों को आगाही भी पैदा कर रहे हैं, लोगों का, गाँव वालों का क्या रिस्पॉन्स होता है? उन्हें लगता है कि हाँ वाकई इस बीमारी से ख़तरा है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने पर आमादा होते हैं? बिल्कुल, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई, मायूस कुन तासुर लोगों से मैं मिला, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, बार बार लोगों को कन्विंस किया, गाइड किया कि इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। चूँकि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों ने अहादीस और कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को गाइड किया। जैसा कि सही बुखारी का एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला बैत के लिए आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने से बाहर से ही वापस भेज दिया, ये कह के कि आप लोग बैत का इरादा करके आए थे, आपकी बैत हो गई। क्योंकि उसमें एक मरीज़ था जज़ाम बीमारी का, जो कि लेप्रोसी बीमारी है, अछूती बीमारी है, हाथ से फैलती है, कि अगर वो मरीज़ मदीने के अंदर आता तो और भी लोग उससे मुतासिर होते। तो हमें हमारे दीन की रोशनी में ये तालीमात मिलती हैं कि हमें अपने आप को वबा की सूरत में कैसे बचाना है। तो लोगों ने हमारी बात को सुना, उन्होंने अमल किया उस पर, और फिर हमें अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने ना सिर्फ हमें इंस्पायर किया, अपनी सीक्रेट्स भी बता दी हैं आपने, और इससे मुझे आपके दिल की जो अच्छाई और सफाई है वो नज़र आ रही है, दैट यू वांट एवरीबडी टू मेक इट एंड यूज़ इट, है ना अब्दुल्ला? बिल्कुल, और आई एम ग्लैड कि अब लोगों को आपके गांव में भी समझ आने लगी है और वो इस बीमारी को सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं। होपफुली पूरे पाकिस्तान को ही इस बीमारी को सीरियसली वैसे तो लेना चाहिए, और लिया भी लोगों ने, लेकिन बहुत से लोगों ने लिया, लेकिन कुछ फिर लोग हमें नजर आ जाते हैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते, कुछ नहीं, तो फिर हम रिविजिट करते हैं, फिर हम तादाद है, हम जरा टेंशन में आ जाते हैं लोगों को देख के। I just don't want to say that. हाँ, प्लीज जरा ख्याल करें, बस हम ये कह सकते हैं ना, एनकरेज कर सकते हैं, प्लीज जरा ख्याल करें, कुछ ना करें आप। जैसे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील ने हमें शुरू में बताया, अगर आप बीमार नहीं है तो एक नॉर्मल कपड़े का मास्क, खवातीन नकाब कर सकती हैं, हिजाब कर सकती हैं, मर्द हजरात रुमाल बांध सकते हैं, कुछ भी आप लगा लें, अपने आप को ढांप के जरा बाहर। हाँ, लेकिन वो एहसास ज़रूर हो आपके अंदर कि आपने अभी भी अपने आप का बचाव और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बचाव करना है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे भी हम आपको बता देते हैं। वैसे हमने आपको बताना ये है कि आजकल वैसे तो हमें ज़रा हैरानी हो रही है देख के कि लोग ईद की शॉपिंग के लिए किस तरह से बाज़ारों में बाहर निकले हुए हैं। हमें लग रहा था ज़रा ईद उस रिवायत से नहीं मनाई जाएगी, लेकिन फिर भी लोग अब ज़रा स्टोर्स के बाहर हैं। किसी एक चीज़ की सेल में अगर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसमें तो मैं भी कंट्रीब्यूटर हूँ, तो वो है कैजुअल, जो लाउंज वेयर होता है ना, जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं। आप फॉर्मल वर्ड कैजुअल के लिए क्यों यूज करें? पजामास कहे ना, सबसे ज्यादा सेल किस चीज की हुई है? तो पजामों की पजामों की सेल बहुत हुई है। एंड एक्चुअली अगर आप पूछें तो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस ऑल्सो, बिकॉज जब लोगों ने घरों से नहीं निकलना और आपको इजाजत मिल गई है कि आपने घरों में काम भी करना है, लॉट ऑफ द पीपल ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जरा कंफर्टेबल हो जाएं। हाँ, और पजामे पहने। मुझे पता नहीं क्यों बड़ी हंसी आ रही है। तो एनीवे, सो दिस इज जस्ट वी वांटेड टू शो यू, अगर आपकी ज़िंदगी भी आजकल अपने लाउंज वेयर, घर के कपड़े, पजामाज में गुजर रही है, यू आर नॉट अलोन, ये हम आपको बताना चाहते हैं। से अभी तो अलमारी खोल के अपने जो फॉर्मल कपड़े हैं ना, वो देख के जो हम कहीं आने जाने में जो पहनते थे, वो देख के याद आता है कि हेलो, कपड़ों को ही अपना आप जरा हाल चाल पूछने शुरू हो जाते हैं कि ठीक ठाक हो, सेट हो। दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ, देयर वाज अ टॉक, एक फोरम है ऑनलाइन जिस पे ये बात हो रही थी कि अब हमने देख लिया है, दुनिया ने बल्कि ये देख लिया है पिछले कुछ महीनों में, कि 9 to 5 जो वर्क स्लॉट होता है वो इतना ज़रूरी नहीं है आफ्टर ऑल। मतलब दुनिया चल भी रही है, आप घरों से भी काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप बड़े दिल से अच्छा वो टाइम गुजार रहे हो। आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी? वज़ीर आज़म लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की बात कर रहे हैं, हालांकि वफाकी वुज़रा और सूबाई हुकूमतें कुछ और ही कह रही हैं। कौम को वाज़ेह पैगाम आज भी नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना ने लॉकडाउन में मज़ीद नरमी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो शुरू से लॉकडाउन के हामी नहीं थे, और इसके बरक्स चारों सूबे लॉकडाउन में नरमी से पहले ही सख्त परेशान हैं। ज्यादती की, हद ज्यादती की, इससे ज़्यादा मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी ज़िंदगियां दांव पे लगा दिया। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है। आपने तो बिल्कुल ही हद ही कर दी यार। आप तो सोसाइटी के खाते पीते
रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है खुलवाने की। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूँगा बंद कर दें। अगर ये लापरवाही, ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ये इसी तरह जारी रहा तो ये रफ्तार जो केसेस के बढ़ने की है उसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एसओपी पे अगर अमल नहीं होगा तो हम उसको सील करेंगे और हम उसकी हर सूरत में इंश्योर करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन को अगेन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आध दिन देख रहे हैं हम, आजकल हमें कुछ बेहतरी नजर आई है। आज ये फिर अंजुमन ताजरा की फिल्मों ने ये गारंटी दी है और मैं सोचता हूँ कि वो जो एसओपी है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सिर्फ सूबे ही नहीं, वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि अगर हालात यही रहे तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। अगर हमने बद एहतियाती की, अगर हमने ऐसे जिंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना खत्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। हमें इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर इसमें हमें ये लगे कि लॉकडाउन के एसओपीज वगैरह पे अगर अमल नहीं हो रहा, फिर हमें फैसला करना पड़ेगा। आपको याद दिलाएं कि हुकूमत ने एक ज़ाब्ता कार के तहत छोटी मार्केटें और दुकानें खोलने की इजाज़त दी, लेकिन हुकूमती हिदायत पर कहीं अमल होता नज़र नहीं आ रहा और इसके बावजूद वज़ीर आज़म का मज़ीद नरमी करना कुछ समझ से बालातर है। लेकिन इसी पे हम मज़ीद बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लानी चाहिए, मज़ीद कारोबार, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें तक खुल जानी चाहिए, ये उनका ऐसा कहना है। तो आप 3 दिन से मुल्क भर में सोशल डिस्टेंसिंग का हाल देख रहे होंगे, तो इसके बावजूद वज़ीर आज़म सब कुछ नॉर्मल क्यों करना चाहते हैं? उनको क्या नज़र आया जो लगा कि ये बिल्कुल ठीक है? ना लॉकडाउन खुशी का फैसला है किसी का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, या ना लॉकडाउन खोलना को बहुत ही खुशी का फैसला है। ये दोनों फैसले जो हैं वो दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में हम हैं जिसमें हमें करने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन करना इसलिए था कि उस टाइम माहिरीन को लग रहा था कि लॉकडाउन करने से पूरी दुनिया को लग रहा था, पूरी दुनिया का इसके ऊपर उस टाइम कुछ मुल्कों के अलावा था कि थोड़ी देर लॉकडाउन करने से शायद ये मसला हल हो जाए, और किसी को ये भी नहीं पता था कोरोना ने कितनी देर चलना है, तो लॉकडाउन किया गया। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में ये नजर आया कि लॉकडाउन करने से कुछ हासिल, तो स्वीडन जैसा मुल्क है जिसने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया, जिन्होंने किया, जो बहुत इफेक्टिवली इसको मैनेज कर रहे थे, साउथ कोरिया, वहां पे ये वापस आ गया। सिंगापुर ने लॉकडाउन किया था, वहां पर ये वापस आ गया। तो जैसा मैंने आपको कहा कि लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं है। जो लोगों ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली हुई है कि लॉकडाउन करने से कोरोना खत्म हो जाना, तो लॉकडाउन कोरोना खत्म नहीं कर रहा, लॉकडाउन सिर्फ स्प्रेड को स्लो करता है। लेकिन सवाल ये कि आप कितना लंबा लॉकडाउन करेंगे, क्या आप 1 साल या 2 साल लॉकडाउन कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो इसलिए हमने इसे खोलना तो है, और जब खोलना है तो आवाम की पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए होनी है, जिसमें ट्राई कर रहे हैं। जो मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल वही दे रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। और वैसे हमें स्वीडन या नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों से अपने हेल्थ केयर सिस्टम का मवाजना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्लो इसलिए करना चाहते थे ताकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चलता रहे। गिल साहब, वज़ीर आज़म का विजन एक तरफ रखें तो वफाकी वज़रा क्या और सूबाई हुकूमतें क्या, सब यही कह रहे हैं कि ताजरों और शहरियों का रवैया एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ लेकर जा रहा है। बड़ी उम्मीद जाहिर की थी वज़ीर आज़म ने आवाम से, लेकिन उम्मीद पर ऐसा लग रहा है पानी फिर गया है। अब ऐसे ही वार्निंग देते रहें या क्या होगा इसका आगे, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? आप ही का चैनल भी ये बात कहता है और बाकी चैनल भी, लेकिन आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि आजादी इजहार होनी चाहिए। तो आप ये बात पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि आजादी इजहार जो है वो फिर पॉलिटिक्स के में भी होती है। अब सिंध गवर्नमेंट का ये हक है बिल्कुल कि वो अपने फैसले करें जो आइन उनको इजाजत देता है। उनको अगर लगता है कोई फैसला जो उन्होंने करना है, जो उनके सूबे के लिए बेहतर है और दूसरे सूबे या वफाक नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल करें, उनके पास आइन में गुंजाइश है, वो वाले फैसले जरूर करें, शौक से करें। लेकिन जब वो बयानबाजी सियासी करते हैं तो फिर उसका जवाब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये लड़ाई हो रही है, ये मीडिया की टीम होती है, दोनों तरफ
सिंध में एक मीडिया की टीम है उनकी गवर्नमेंट की, एक वफाक में है, वो दोनों ये बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो बयान देने की वजह से उनका काम नहीं हो रहा, या पंजाब जो फेडरल के हेल्थ मिनिस्टर हैं क्या वो काम नहीं कर पा रहे? तो हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम करना है। जब मुराद अली शाह साहब हर एमसीसी से पहले घंटा 1.5 घंटा पहले सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इधर से जवाब आएगा। बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो रही है, ये राय का इजहार है जो आपके पास भी है और सियासत में भी लोगों के पास है। शुक्रिया शहबाज गलज़म हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक कन्फ्यूजन तो है, वी हैव टू एडमिट कि कन्फ्यूजन है। जब हमारे वज़रा ये कहते हुए नजर आते हैं कि मजीद सख्ती की तरफ हमें जाना पड़ सकता है अगर यही हालात रहे। अच्छा, कुछ विजुअल्स दिखाना चाहते हैं, होपफुली गिल साहब भी देख रहे होंगे, शायद तो वो भी देख लें, क्योंकि ये आज के ही हम आपको कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। दिस इज़ ज़ैनब मार्केट इन कराची। बिलीव इट और नॉट, अपने दिल पे हाथ रख लें, ये वाकई आज की फुटेज है, ये कोई 4-5 महीने पुरानी नहीं है। मेरे दिल से इन्ना लिल्लाह निकल रहा था ये मनाज़िर देख के, तो लिहाजा ये SOPs जो लगाए गए हैं ये उनका हाल हो रहा है। मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि ये ताजिर या सनतकार या जो भी दुकानदार ये SOPs को इन प्लेस रखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, बाज़ मार्केटों को सील भी किया है। अब ये हाल देख के जाहिर है कुछ मार्केटें, कुछ प्लाजाज हैं, उन्हें सील भी किया है, वहाँ पे तकरार भी होती रही है, लड़ाइयाँ हुई हैं, ये सब कुछ होगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर आप लोग खुद ही अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या किसी से एक्सपेक्ट करना कि वो कार्रवाई तो करेगा फिर। और आप ये लिख के लगा दें अपनी दुकानों के बाहर कि बगैर मास्क के या बगैर मुंह ढांपे आप अंदर नहीं आ सकते। और वैसे भी आपको पता है दुकानों में जिन जिन शख्सियात का आप आना मना करना चाहते हैं, व्हाटएवर बैकग्राउंड दे माइट बिलोंग टू, बड़ी अच्छी तरह सालों से आपने आगे बोर्ड्स लगाए कि नहीं लगाए, तो अब इसका भी लगाएं कि जिसने मास्क नहीं पहना होगा, जिसने ग्लव्स नहीं पहने होंगे, वो अलाउड नहीं है शॉप में। डू इट, पहले भी तो करते ही रहे हैं आप। वेलकम बैक एवरीबडी, वेलकम टू योर पाकिस्तान। अच्छा जी, आपको बताएं कि कराची पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली 10 साला अमल के वालिदैन ने बर वक्त इलाज ना करने पर नेशनल मेडिकल सेंटर पर हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त देते हुए अमल उमर के वालिदैन ने हुकूमत सिंध और पुलिस को भी फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 2018 में पुलिस एहलकार की गफलत से अमल उमर को गोली लगी थी, लेकिन निजी अस्पताल अमल को बर वक्त तिब्बी इमदाद देने में नाकाम रहा। गुज़श्ता साल दिसंबर में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अफसर ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल मेडिकल सेंटर को गफलत का मुर्तकब करार दिया, लेकिन कमीशन की चेयरपर्सन नरगिस कोलू ने अस्पताल की गफलत को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। इसीलिए इस तज़ाद की वजह से अब ये हाई कोर्ट से इन्होंने रुजू किया है। बीनिश उमर हमारे साथ मौजूद हैं, अमल की वालिदा। बहुत शुक्रिया बीनिश। बहुत लंबी ज़ाहिर है आपकी स्ट्रगल है, एक लंबी कानूनी जंग के बाद अमल केस किसी हद तक निमटता नज़र आया था, लेकिन फिर शायद कोई पेशरफ्त ना हुई है। आप लोग एक बार फिर अदालत क्यों गए हैं, ज़रा बताइए, अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट की ही हिदायत के ऊपर हम दोबारा अदालत जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो चीज़ें आई, उन्होंने अपने एक बेहतरीन तरीके से उसको रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने हस्पताल की लायबिलिटी को फॉलो करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन को इंस्ट्रक्ट कर दिया, उन पर पेनल्टी भी लगाई, हेल्थ केयर कमीशन ने भी लगाई। पेनल्टी का अमाउंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, अमाउंट मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हम अगर इसको अपने तौर पे हाई कोर्ट में फॉलो अप करें तो वो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो ये सुओ मोटो नोटिस था, ये हमारी चॉइस नहीं थी, ये हम लोगों ने अपने ओन से नहीं किया था, तो हमें अदालत ने बुलाया था तो हम वहाँ पेशियाँ दे रहे थे उसके एहतराम में। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से पब्लिक इंटरेस्ट का केस बन गया, उसके अलावा अमल बिल आ गया, उसके अलावा पुलिस के रिफॉर्म्स भी कुछ सामने नज़र आए, उस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चला गया। लेकिन आई थिंक अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुश करने के लिए हमें इसको आगे, हमारे लॉयर ने भी बोला कि हमें आगे लेके जाना चाहिए इन द हाई कोर्ट। अच्छा बीनिश, आप लोगों ने नेशनल मेडिकल सेंटर के साथ सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत को भी फरीक बनाया है, तो इनसे क्या आपकी डिमांड्स हैं, इनसे आप क्या चाहते हैं? एक तो सिंध पुलिस की नाअहली है,
उसके बाद सिंध हुकूमत ने इतनी छूट दी हुई है कि उनके बड़े बड़े इदारे, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट और उनका पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कुछ भी कर लें, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता। और तीसरा ये कि जो अस्पताल ने, प्राइवेट इदारा था, उसने जो हमारे साथ वहाँ पर उस वक्त किया, तो ये तीनों ही पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए इन तीनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है और इसीलिए इन तीनों के खिलाफ फाइल किया गया है। दिनेश, थैंक यू। और साहिर, बहुत लंबी एक तवील जंग है, कानूनी जंग जो आप लड़ रहे हैं, और आपकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपसे पहले भी जब बात होती है आप यही कहती हैं कि दूसरे बच्चे महफूज रहें और किसी की गफलत और लापरवाही के नतीजे में उनकी जान ना चली जाए। और ये बड़ी ऑनगोइंग स्ट्रगल है क्योंकि अमल के बाद भी हमने कितने ऐसे ही किस्से सुने, तो दिस स्ट्रगल हैज़ टू स्टिल गो ऑन। बिल्कुल। अच्छा जी। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा, बिल्कुल वी आर चेंजिंग पेस हेयर, आयजा खान बड़े हमारी फेवरेट हैं जी। आयजा खान अब खुद ट्वीट्स करती नज़र आएंगी क्योंकि आयजा खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कल ही अपना अकाउंट बनाया और जैसे ही उन्होंने अपना अकाउंट बनाया तो बहुत से लोगों ने उन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, सैकड़ों की तादाद में। और उनकी पहली ट्वीट जो थी वो आपको पता है ना, हार्ट इमोजी जो होती है, दिल वाली इमोजी। अब्दुल्ला हार्ट इमोजी, मैं भी वही कह रही थी, आपको जरूर दिल वाली करना था, वैसे दिल वाली ही होती है, बात तो सही है। कुछ घंटों में ही आयजा खान के ट्विटर अकाउंट फॉलोअर्स की तादाद सैकड़ों में पहुंच गई और आयजा खान के नाम से पहले से मौजूद ट्विटर अकाउंट के बारे में आयजा ने लिखा है कि ये उनका एक फैन चला रहा था और ये उनका अब असली अपना अकाउंट है। Alright, there you go. So now you can talk to Aiza on Twitter as well. आगे चलें? हाँ जी। अब एक और अहम मामला, अदालती अहकामात और हुकूमती इदारों की कार्रवाइयों के बावजूद एग्जैक्ट की जाली डिग्रियों का धंधा अब भी जारी है। दुनिया भर में मुल्क की एक बार फिर से बदनामी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मामले का खुद नोटिस लेना होगा। द न्यूज़ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI की एक साबिक एजेंट ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद अजीत खान को खत लिखकर खबरदार किया कि एग्जैक्ट ने एक बार फिर भरपूर तरीके से जाली डिग्रियाँ और डिप्लोमास फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इमेजिन। और मशरक़ वस्ता में कमोबेश 56% और अफ्रीका में 29% तक काम जो है वो शुरू किया गया है। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में लिखा है कि एग्जैक्ट बताता है कि इसके जाली स्कॉलर्स अमेरिका में कायम है। ज़रा पूरी डिटेल्स आप चेक कर लें। और अमेरिका के कई पते और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन डिग्रीज़ को ऑथेंटिक करने के लिए। और साथ ही अमेरिकी सदारती स्कॉलरशिप का झांसा देकर नए स्टूडेंट्स को राग़िब भी किया जा रहा है। कराची और इस्लामाबाद के कॉल सेंटर्स में एग्जैक्ट के मुलाजमीन की तादाद 900 है जो सब जाली डिग्री का काम कर रहे हैं। और एग्जैक्ट कंपनी के वकील ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए ख़त को नाकाबिले एतबार करार दिया है। तो ये सारी बैकग्राउंड है इस पर, लेकिन हम जरा मजीद बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है जियो न्यूज़ के जाहिद कशकोरी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने वक्त दिया। जाहिद, बताइएगा, आपकी रिपोर्ट में पता चला है कि एग्जैक्ट का जाली डिग्रियों का कारोबार अब भी जारी है, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग। अमेरिका में भी ये नोट किया गया है। क्या ये सब पहले की तरह चल रहा है या कुछ फ़र्क आया है या कुछ रोक टोक से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? उस लेटर में ये बताया है कि अमेरिका की जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिस तरह वर्जीनिया है, या वाशिंगटन DC है, मैरीलैंड है, वो जो इलाके हैं वहाँ पर ये अभी कारोबार हो रहा है। ये तमाम तफसीलात उसने इन फेक डिग्रीज़ के हवाले से और डिप्लोमास के हवाले से तमाम तर पूरे नंबर लिखे हैं कि कितनी 2600 जो डिग्रीज़ थी और डिप्लोमास थे वो मैरीलैंड में और फिर इसी तरह वर्जीनिया में और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर उसने बताए। और जब मैंने उससे रब्ता भी किया था कि ये आपने ख़त लिखा है, इसमें क्लेम किया है, और उसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मिस्टर एलन FBI के साबिक एजेंट हैं, वो फेक डिग्री जो सेल था, टास्क फोर्स थी, उसके इंचार्ज भी रहे हैं। तो इसकी बात में इसलिए एक वज़न नज़र आता है क्योंकि वो इस पे पहले काम करते रहे हैं। यही इन्फॉर्मेशन उसने वहाँ पर दी और फिर तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पर उसको दी गई कि ये उसी ज़ोर शोर से फेक डिग्रीज़ का कारोबार जारी है जिस तरह पहले ही था।
अच्छा जाहिद, ये भी बताइएगा कि एग्जैक्ट का किस्सा पाकिस्तान में बहुत अरसे तक सामने रहा, एक्शन भी लिए गए, गिरफ्तारियां हुई, दफातर सील हुए, काफ़ी कुछ हुआ, तो क्या उस दौर में भी अमेरिका में ये कारोबार चलता रहा था, कहीं ब्रेक नहीं आई थी? एहलकारों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हॉल्ट है, रुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग थी मुबैना तौर पर ये करोड़ों डॉलर्स में की गई थी। वो उसका जो रिकॉर्ड है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने FBI को और अमेरिका के जो दूसरे होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनको लिखा था, कई बार लिखा है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया पाकिस्तान को। यही एक वजह थी कि तमाम तर जो पैसा था वो अमेरिका में मुख्तलिफ कंपनीज़ और उनके अकाउंट जो वहाँ पर लोकल कुछ लोग थे जुड़े थे इस एग्जेक्ट के साथ, उनके अकाउंट्स में ये सारा पैसा जाता था, फिर पैसा वहाँ से वाइट होके दुबई आता था। तो ये जहाँ तक अदालती इन्वेस्टिगेशन और अदालत में, क्योंकि ये केसेस चल रहे हैं कराची में, इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस, मैं वहाँ मौजूद था, उसने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसने पाकिस्तान के नाम को बहुत बदनाम किया है। लेकिन क्योंकि अदालतों में जिस तरह आपको मालूम है 5 साल से ये केसेस हैं और 89 से ज़्यादा लोगों के वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाने थे, जो स्टेटमेंट थे, बहुत सारे लोग थे जिनको पकड़ा गया था, फिर उनकी ज़मानतें हो गई। तो इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्ज़िम नहीं है जो किसी जेल में हो। केसेस चल रहे हैं, जजेस तब्दील होते हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है अभी तक इस केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया जाहिद। और इट्स वेरी अलार्मिंग, अथॉरिटीज़ को इसका नोटिस भी लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती है इस किस्म के कामों से, जाहिर है। इमेजिन अभी एक और चीज़ से भी बाय द वे आजकल बदनामी हो रही है। आपको पता है ना, कुछ बाहर के स्टार्स हैं जिनका हम ड्रामा एक सीरियल देख रहे हैं, तो लोग पाकिस्तानी उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाके उनको बुरा भला कह रहे हैं, जो कि बड़ी अजीबो खरीब बात है, क्योंकि अपेरेंटली शो आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपको वो स्टार्स के पर्सनल लाइफ अपने मुल्क का इमेज इस तरह ना खराब किया कीजिए। कराची से अपडेट किया है कि गुल प्लाजा हमारी, मेरी और हुमा की बड़ी फेवरेट क्या हुआ उसके साथ? मार्केट सील हो गई। ठीक है, कर रहे हैं लोग, तो लोग ख्याल करें आप जरा, वरना इस तरह फिर चीज़ें सील होती रहेंगी, अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। सब चाहते हैं काम करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और एक खबर जो हमने आपको पहुंचानी है, इस पर ज़रा तशवीश भी होनी चाहिए सभी को, और ख़ुद अपने तर्ज़ अमल पर भी गौर करना चाहिए। आपको बताएं कि कोरोना वबा के आगाज़ से अगले 9 माह तक पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है, और आबादी में अचानक इतना इजाफा मुल्क के हालात पर बड़ा बोझ बन सकता है, जो कि बनेगा भी। कोरोना की वबा के दौरान पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना के दौरान दुनिया भर में 11 करोड़ 60 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। 11 मार्च को आलमी सतह पर वबा आने के बाद अगले 40 हफ्तों में बच्चों की पैदाइश से मुतालिक रिपोर्ट शाया की गई। पाकिस्तान का शरह पैदाइश के हवाले से दुनिया में 4थे नंबर पर रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 9 माह के दौरान भारत 2 करोड़ 10 लाख मुतवक्का पैदाइश के साथ पहले नंबर पर रहेगा। आलमी इदारे का कहना है कि कोविड-19 की रोकथाम के इक़दाम से लाखों हामला ख़वातीन और उनके बच्चों को खतरात लाहक हो सकते हैं, और जाहिर है इस वक्त की प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एज वेल। अच्छा जी, अली मीर इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन काउंसिल हमारे साथ हैं अभी। अली मीर, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के लॉकडाउन से अगले 9 माह में पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। ये तादाद आम हालात से कितनी ज़्यादा है? कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है? देखिए, इस वक्त हमारी ख़वातीन और शादीशुदा जोड़ों को तौलीदी सेहत की सहूलियत तक रसाई में बेहद दुश्वारी हो रही है। और इसमें ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि हमारी जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी की सहूलियात हैं वो बंद है, और उनका अमला भी जो है वो इस वक्त कोरोना की रोकथाम में मशगूल है। तो इस वजह से भी और लोग सहूलियात तक ना पहुँचने की वजह से हम एक जुज़वी तखमीना यह है कि इसके तहत 10 लाख से गैर इरादी हमल का जो है
वो इजाफा हो सकता है। और देखा यह जाएगा कि चूँकि हमारे मुल्क में जो वैसे भी एक बड़ी तादाद है हाई अनमेट नीड की, यानी वो शादीशुदा जोड़े जो चाहते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को हासिल कर सके और बच्चों में मुनासिब वक्फा करें, तो उसमें 20% ऐसे हैं शादीशुदा जोड़े जो नहीं कर पा रहे और उनको रसाई नहीं हासिल। लेकिन अब जब ये गैर मामूली हालात हैं तो इसमें तो और भी ज़्यादा रसाई तक जो है उसमें दुश्वारी हो जाएगी। तो इससे कोई तकरीबन तखमीना यह है कि कोई तकरीबन 10 लाख गैर इरादी हमल का इजाफा होगा। 10 लाख आपका कहना है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं। ये बताइएगा अली के अगर ये अंदाजे ठीक साबित हुए तो फिर हम सबको और ख़ास तौर पर हुकूमत को कुछ तैयारी रखना होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हुकूमत को सबसे पहले तिब्बी अमले को ख़ास तौर पर हमारे जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनको मुतहर्रिक करना चाहिए और उनको वो ज़ाती हिफाजती सामान देना चाहिए जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, ताकि वो अपने आप को भी और माओं को भी और बच्चों को भी जो उनके पास आते हैं उनको वो महफूज रखें। और इसी तरह मुतादी अमराज के फैलाव के बचने के लिए जो भी ज़रूरी साजो सामान दरकार है उसे भी मुहैया करना चाहिए। और साथ ही साथ मालूमात जो है, सही किस्म की मालूमात जो है वो लोगों तक पहुंचाने की भी बहुत ज़रूरत है। इसमें एक अहम चीज़ है, वो ये है कि इस वक्त जो भी यानी हमारी ख़वातीन हैं जो घर बैठी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, हमें कोई टेली मेडिसिन का इजरा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मीर हमसे बात कर रहे थे। ये तो खैर पूरी दुनिया का ही बर्डन हुआ। पाकिस्तान में इतनी हमने आपको बताया कि 50 लाख पैदाइशें और फिर इंडिया का आपने सुना था करोड़ से ज़्यादा, वो तो नंबर 1 पे ही है। सो द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट इस बार रुझान रहेगा। लेकिन एक रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर ज़रूर आपको देना है कि ये स्पेशल एडिशन HPL प्रेजेंट्स जीते रहो, ये जियो पाकिस्तान पे पूरा सिलसिला चलता रहेगा। अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान के, विच इज़ लाइक हाफ of the Ramzan, less than half of it, तो उसमें हर रोज हम ये करेंगे, तो लिहाजा we will be looking forward to seeing you as well and see you tomorrow. Have a great iftar. Bye. Stay safe.